बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम शहजाद वहीद और मैं आप लोगों से पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के प्लेटफॉर्म से मुखातिब हूँ। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक और चैप्टर बायोलॉजी का, दैट इज कॉल्ड एज किंगडम प्रोकैरियोटा का चैप्टर। और हम लोग इसे, बहुत से लोग इसे किंगडम मोनरा और बहुत से लोग इसे किंगडम मोनेरा के नाम से भी जानते हैं। इस पर्टिकुलर चैप्टर में भी बहुत वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन है आप लोगों के लिए और आई होप कि आप इन सारी बातों को भी गौर से सुनेंगे टू स्कोर मैक्सिमम मार्क्स एंड अचीव योर टारगेट ऑफ बीइंग अ डॉक्टर। जी स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे थे प्रोकैरियोटा के बारे में और हम इंट्रोडक्शन में सिर्फ इतना ही आप लोगों से डिस्कस करेंगे कि ये ऐसे ऑर्गेनिज्म है जिनमें प्रोकैरियोट, प्रो का मतलब होता है स्टूडेंट्स पुराना, बहुत कदीम, और अगर हम वर्ड यूज करें यू, EU, इसका मतलब होता है स्टूडेंट्स मॉडर्न। तो प्रो मीन्स पुराना और कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस, राइट। यानी कि एक ऐसा ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म कि जिनके अंदर पुराने तर्ज का न्यूक्लियस प्रेजेंट था या हेरिडिटरी मटेरियल शामिल था, हम उसे बोलते हैं प्रोकैरियोट। अब अगर आप लोग अपने आप को देखिए, यस आई नो आप अपने आप को बहुत मॉडर्न कंसिडर करते हैं, अब अपने आप को देखिए तो आप लोगों के हर सेल के अंदर क्या प्रेजेंट है? न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस के बाहर क्या प्रेजेंट है? जाहिर है एक न्यूक्लियर एनवेलप, राइट, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अब उस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को अगर हम इस प्रोकैरियोट में फाइंड करना चाहें तो हमें नजर नहीं आएगी, इसीलिए हम इन्हें प्रोकैरियोट और आप जैसे मॉडर्न लोगों के सेल्स को यूकैरियोट का नाम देते हैं। आई होप कि आप इस पर्टिकुलर चैप्टर की बेस को जरूर अपने माइंड में रखेंगे। सो लेट मूव टू द व्हाइट बोर्ड पे। वी हैव ऑलरेडी स्टार्टेड द चैप्टर और लेक्चर बाय द अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट मीनिंग्स ऑफ प्रोकैरियोट। और अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पर मूव करने वाले हैं वेरी क्विकली। और नेक्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट्स ये, दैट इज द डिस्कवरी। और अब हम यहां पे लिख भी रहे हैं स्टूडेंट्स, व्हाट डिस्कवरी ऑफ व्हाट बैक्टीरिया और प्रोकैरियोट्स। अब जो डिस्कवरी ऑफ बैक्टीरिया है स्टूडेंट्स, उसके लिए आप इस इमेज को देखें। ये जो बहुत ही ज्यादा बालों वाला इंसान आपको नजर आ रहा है, इसका नाम मैंने यहां लिखा हुआ है, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। अब ये जो एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक साहब थे, ये 1673 के दौर में आगे पीछे कहीं एग्जिस्ट कर रहे थे। और इंपॉर्टेंट बात स्टूडेंट्स ये है कि ये कोई बहुत बड़ा साइंटिस्ट नहीं था, ही वॉज जस्ट अ ग्लास ग्राइंडर, यानी कि ये शीशे को रगड़ रगड़ के मुख्तलिफ किस्म की शेप्स बनाया करता था, राइट। एक दफा ऐसा हुआ कि इससे एक ऐसी शेप बन गई जिसे आज हम लोग कॉन्वेक्स लेंस के नाम से जानते हैं। और जब उसने कॉन्वेक्स लेंस के अंदर से चीजों को झांकना शुरू किया तो उसे नजर आया कि ये चीजें तो बहुत बड़ी हो गई हैं, उनका साइज मैग्नीफाई हो गया और वो चीजें जो शायद उससे पहले नजर ही नहीं आती थी अब नजर आना शुरू हो गई। आज की जितनी हमारी तहकीक है, खा वो हमारी बायोकेमिस्ट्री में हो या इवन हमारे इस मीडिया में, जिस चीज के थ्रू आज आप मुझे देख पा रहे हैं, वो लेंस भी उसी साइंटिस्ट की मरहून मिन्नत है, उसी ग्लास ग्राइंडर की मरहून मिन्नत है जिसे हम एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक का नाम देते थे। तो observation of the prokaryotes or microscopic organism is directly associated with the discovery of what? Lens। और फिर उसके बाद जो पीरियड आगे गुजरता गया, रिसर्च आगे बढ़ती गई और लोगों ने मुख्तलिफ किस्म के लेंसेज को आपस में मिला के चीजों के इमेजेस को बड़ा करना सीखा। तो एक टाइम ऐसा आया कि जब गैलीलियो ने क्या डिस्कवर कर ली? जाहिर है माइक्रोस्कोप। और फिर माइक्रोस्कोप के डिस्कवर होने के बाद तो हमारे पास एक बहुत बड़ी वास्ट फील्ड ओपन हो गई जिसको आज हम माइक्रोबायोलॉजी के नाम से जानते हैं। सो इंपॉर्टेंट बात स्टूडेंट्स ये है कि इस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म ने, जिसका नाम एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक था, उसने क्या किया? सबसे पहले उसने वाटर को देखा और उसने वाटर में डिफरेंट किस्म की फॉर्म्स ऑफ लाइफ को ऑब्जर्व किया, जिसकी उसने हमें बहुत अच्छे स्केल डायग्राम बना के दी और ये बताया कि ये इसकी शक्ल किसी एनिमल से मिलती जुलती है। उस वक्त के लोगों को जाहिर बैक्टीरिया वायरस के बारे में नहीं पता था, तो उन्होंने इन्हें एनिमलक्यूल्स का नाम दिया, मीन छोटे छोटे एनिमल्स, राइट स्टूडेंट्स। एनिमलक्यूल्स का मतलब है बहुत ही छोटे छोटे साइज के एनिमल्स।
फिर उसके बाद उन्होंने इस एनिमल को एक जरा गौर से देखिएगा, ये डायग्राम मैंने आप लोगों ने एक और बनवाई है। इस डायग्राम में आपको नजर आ रही है वो वाली माइक्रोस्कोप कि जो एंटोनियो वॉन लीवनहुक ने बहुत अर्ली फेज में डिस्कवर की। अब इस पर्टिकुलर माइक्रोस्कोप में आप लोगों को नजर आ रहा है एक पीछे स्क्रू और एक इसके टॉप पे लगा हुआ स्क्रू। ये दोनों स्क्रू बेसिकली उस पर्टिकुलर इमेज को, उस पर्टिकुलर स्पेसिमेन को माउंट करने के लिए और उस पर्टिकुलर स्पेसिमेन को फोकस करने के लिए इस्तेमाल होते थे। उसने इसके बाद वाटर के बाद स्टूडेंट्स उसने स्लाइवा देखा मुख्तलिफ लोगों के मुंह से निकाल के, और उसने ये बताया कि ऐसे एनिमल क्यूल्स हमारे स्लाइवा में भी प्रेजेंट होते हैं। फिर उसने विनेगर, जिसे हम सिरका बोलते हैं, उसको भी उसने देखा। फिर डिफरेंट किस्म की फूड्स टेस्ट की उसने बताया कि ये फॉर्म ऑफ लाइफ हमारी फूड में भी प्रेजेंट है। और आखिरकार उसने एक जो वर्ड आपकी बुक में लिखा हुआ है वो है स्टूडेंट्स वर्ड्स इन्फ्यूजन। अब इन्फ्यूजन का मतलब क्या है? मैं दो चीजों को आपस में मिलाऊं तो कोई तीसरी चीज बन जाए। इवन इन्फ्यूजन्स में भी क्या प्रेजेंट है स्टूडेंट्स? बैक्टीरिया, यानी कि एनिमल क्यूल्स। फिर हिस्ट्री अपने आप को आगे लेके चलती रही यहां तक कि हम बात कर रहे हैं एक ऐसे दौर की जिसे हम माइक्रोबायोलॉजी का गोल्डन पीरियड कहते हैं। हम डायरेक्टली उस गोल्डन पीरियड में जंप करते हैं एंड इट वाज लेड बाय अ ग्रेट माइक्रोबायोलॉजिस्ट, ही इज नोन एज लुइस पास्चर। तो अब हम डायरेक्टली स्टूडेंट किस पे मूव कर गए हैं? रोल ऑफ लुइस पास्चर के ऊपर, यानी कि हम लोग डायरेक्टली जंप कर गए हैं उस प्रिमिटिव दौर से गोल्डन इरा के अंदर। रास्ते में बहुत कुछ हुआ, बाहर वाकई सिलेबस का आपके इस बेसिक नॉलेज की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो हम स्टडी कर रहे हैं स्टूडेंट्स। सबसे पहली बात वो क्या है? रोल ऑफ लुइस पास्चर। ही वॉज बेसिकली अ फ्रेंच मैन, मीन्स इसका ताल्लुक फ्रांस के साथ था, और इसका इंस्टीट्यूट आज भी फ्रांस में उसी आबोताब के साथ चमक रहा है जिसे हम लोग लुइस पास्चर इंस्टीट्यूट ऑफ माइक्रोबायोलॉजी बोलते हैं। तो इस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट में इस साइंटिस्ट ने डिफरेंट रिसर्चेस की। तो जो पहली बात है स्टूडेंट्स वो कहते हैं उसने डिस्कवर की टेक्निक पेस्चराइजेशन की। अब ये बात आप लोग मैट्रिक में पढ़ के आए हैं कि पेस्चराइजेशन में हम दूध को बॉयल नहीं करते। इस पर्टिकुलर साइंटिस्ट ने दूध में कैल्शियम को सेव करने और हार्मफुल बैक्टीरिया को किल करने का एक मेथड निकाला, उसको हम बोलते थे व्हाट? पेस्चराइजेशन। आज आप जितने भी टेट्रा पैक्स देखते हैं या डब्बों वाले दूध देखते हैं उनके ऊपर लिखा होता है कि स्टूडेंट्स पेस्चराइज्ड मिल्क है। इसका मतलब यह है कि हमने उसको अबाउट 7 डिग्री सेल्सियस पे गर्म किया है, हमने इसे बॉयल नहीं किया। फायदा क्या हुआ कि इसमें से कैल्शियम लॉस नहीं हुआ और इसमें जो बैक्टीरिया थे वो सारे के सारे किल हो गए, राइट? ये टेक्निक डेवलप की थी लुइस पास्चर ने। अब हम चलते हैं अगली पॉइंट की तरफ कि इस साइंटिस्ट को इस सेकंड अचीवमेंट की वजह से नोबेल प्राइज दिया गया। फ्रांस की एक इंडस्ट्री थी, उसका नाम था वाइन इंडस्ट्री। आज भी दुनिया में फ्रांस की जो वाइन है वो बड़ी मशहूर है, राइट? इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में कोई प्रॉब्लम आई और इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री से प्रोड्यूस होने वाले बेवरेज का टेस्ट खराब होना शुरू हो गया और लोगों को इससे प्रॉब्लम होना शुरू हो गई। तो ये लोग जो इस इंडस्ट्री से एसोसिएटेड थे उन लोगों ने सर जोड़ के बैठे और देखा कि हम इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो उसमें डेफिनेटली जिस पर्सन ने इनकी इस ह्यूज सोर्स ऑफ इनकम को सेव किया दैट वाज लुइस पास्चर। और उसने भी जो टेक्निक इस्तेमाल की वो यही थी पेस्चराइजेशन। उस वाले केस में वो राब यानी कि रॉ मटेरियल जिससे वाइन बनती है, सबसे पहले उसने बताया कि बेसिकली वाइन भी प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम उसके सोर्स में है। जब आपका सोर्स ही कंटेमिनेटेड होगा, मींस उसमें इंफेक्शन होगी, तो उससे बनने वाला प्रोडक्ट भी ज़ाहिर खराब बनेगा। इस चीज को ओवरकम करने के लिए उसने हम लोगों को ये मेथड बताया कि आप लोग जब भी कोई मीडियम बनाएं रिसर्च के लिए या अपनी वाइन इंडस्ट्री के लिए या और डिफरेंट किस्म के बेवरेज बनाने के लिए, तो सबसे पहले आप उसके सोर्स को कंटेमिनेशन फ्री करो। यही टेक्निक आज तक दुनिया में इस्तेमाल हो रही है। आई थिंक अ वेल डिजर्व्ड नोबेल प्राइज, राइट? तो ये था सेकंड कि उसने वाइन इंडस्ट्री को सेव किया और इसी प्रॉब्लम पे, इसी अचीवमेंट पे उसे नोबेल प्राइज भी दिया गया था। फिर उसके बाद सिर्फ इसकी कंट्रीब्यूशन कन्फाइंड या महदूद नहीं थी, यहां तक उसने बात को और आगे बढ़ाया और वो पहुंच गया एक और
अचीवमेंट की तरफ, जिसका नाम क्या था, डेवलपमेंट ऑफ वैक्सीन्स। और आप लोगों को लास्ट लेक्चर में मैंने वैक्सीन के बारे में थोड़ा सा आइडिया दिया था कि बेसिकली वैक्सीन हम लोग कैसे बनाते हैं, बल्कि थोड़ा नहीं, काफ़ी डिटेल आइडिया दिया था कि हम कॉजेटिव एजेंट लेते हैं और उस कॉजेटिव एजेंट को हम अटेनुएट करते हैं, उसको हम वीक करते हैं, और उसके बाद हम उस एंटीजन को, उस अटेनुएटेड एंटीजन को बॉडी में डालते हैं, और उसके बाद वो वाली एंटीजन मेरी बॉडी के अंदर डिफेंसिव फोर्स डेवलप करती है, जिससे हम क्या बोलते हैं, एंटीबॉडीज, राइट। लेकिन ये वाले कॉजेटिव एजेंट, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ वर्ड आप लोगों के लिए, कि अटेनुएटेड होते हैं, वीकेंड होते हैं, और समटाइम तो हम इन्हें किल ही कर देते हैं, यानी कि वन वे और द अदर वही स्नैच, हम उसे छीन लेते हैं उनकी एबिलिटी टू कॉज एनी सॉर्ट ऑफ डिजीज। फिर इस सेमी किल्ड और किल्ड ऑर्गेनिज्म को बॉडी में डालते हैं, और बॉडी क्या बनाती है, एंटीबॉडी। ये वही टेक्निक डेवलप की थी, जाहिर आपको याद है हमने किसकी बात की थी आप लोगों के साथ, एडवर्ड जेनर की, वैक्सीनेशन में, लास्ट चैप्टर याद करें, राइट। तो उसमें हमने ये वाली बात डिस्कस की है ऑलरेडी। तो इसने हमें डिफरेंट किस्म की वैक्सीन बना के दी अगेंस्ट, ही मेड वैक्सीन्स, लिख देते हैं आप लोगों के लिए यहां पर, ही मेड वैक्सीन्स अगेंस्ट नंबर 1 एंथ्रेक्स एंड देन फाउल कॉलरा, यानी कि जो हमारी मुर्गियां थी डिफरेंट किस्म के बर्ड्स थे जिनका ताल्लुक के फाउल कैटेगरी से आता है, उनको कॉलरा का डिजीज होता था, और बहुत सी जो फाउल्स थी वो मैसिव लेवल पे उनकी डेथ होना शुरू हो जाती थी। तो इस पर्टिकुलर साइंटिस्ट ने हमें अपनी इन मुर्गियों की जो नस्ल है और मुर्गियों की जो वेरियस टाइप्स हैं उनको सेव करने के लिए मैं वैक्सीन बना के दी, और आज हमारे पास वो सोर्स ऑफ फूड प्रेजेंट है। फिर उसके बाद उसने डेवलप की, उसका नाम था स्टूडेंट्स रेबीज। अब आप लोगों को ये वाली बात भी पता है कि जो रेबीज है ये एक वायरल डिसऑर्डर है, राइट। और रेबीज को अगर हम सोचें कि इसका हमारे पास सोर्स क्या है, तो आंसर ये कि ये किसी मैड डॉग, मीन बावले कुत्ते के काटने से होता है, राइट। हम लिख रहे हैं यहाँ पे बावला कुत्ता, ठीक है, ये बावला कुत्ता होता है जिसे हम लोग मैड डॉग बोलते हैं, और इसका जो बिहेवियर है जाहिर है वो नॉर्मल डॉग से ज्यादा डिफरेंट होता है, एंड ही प्रेफर टू बाइट द पर्सन्स, राइट। ये लोगों को काटना और काट के मतलब उनको इन्फेक्ट करने में मजा फील करता है। फिर उसके बाद अगली बात स्टूडेंट्स ये है कि एक दफा किसी बंदे को अगर रेबीज हो जाती थी तो फिर उसके बचने के चांसेस बिल्कुल भी नहीं रहते, और इसकी पहचान हमारे पास ये है रेबीज की कि इस पर्टिकुलर पेशेंट को पानी से डर लगता है। यानी कि अगर आप इस पेशेंट को किसी गांव से लेके जा रहे हैं, फॉर एग्जांपल टुवर्ड्स लाहौर, और आप क्रॉस करना चाहते हैं रावी का ब्रिज, तो ये आपको बहुत पहले से ही बता देगा कि आगे से पानी आने वाला है, और उसकी जो बिहेवियर है वो ऑल टुगेदर क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। फिर उसके बाद स्टूडेंट्स आप लोगों की बुक में जिस साइंटिस्ट का जिक्र है उसका नाम है रॉबर्ट कॉच। तो अब हम लोग जो बातें करेंगे इट विल बी रिगार्डिंग रॉबर्ट कॉच, राइट। सो लेट्स मूव टू द रॉबर्ट कॉच। ये स्टूडेंट्स जो रॉबर्ट कॉच है ये भी एक बहुत ही कमाल साइंटिस्ट था, जो अगेन लुइस पास्चर इंस्टीट्यूट में काम कर रहा था, और इसने भी उन्हीं फुटस्टेप्स पे काम किया जिसपे कि ज़ाहिर लुइस पास्चर काम कर रहा था, और ऑलमोस्ट इनका पीरियड भी, इनका ईरा भी ओवरलैपिंग है। और इस पर्टिकुलर ईरा में उसने बहुत सी क्या कहते हैं डिजीजेस के ऊपर काम किया, और डिजीज पे काम करने के बाद उसने एक रिलेशन डेवलप किया बिटवीन द डिजीजेस एंड द जर्म्स, राइट। मैं लिख देता हूं आप लोगों के लिए कि उसने रिलेशन डेवलप किया बिटवीन द जर्म्स एंड डिजीजेस, राइट। पर्टिकुलरली उनके कॉजेटिव एजेंट्स भी उसने फाइंड किए, और फाइंड करने के बाद ही मेड अ व्हाट थ्योरी, और उसको उसने नाम दिया जर्म थ्योरी ऑफ डिजीजेस। तो आए हम लोग इस जर्म थ्योरी ऑफ डिजीजेस के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन लेते हैं। जी माय डियर स्टूडेंट्स, हम डिस्कस कर रहे थे, हमें कुछ मिसपरसेप्शंस या मिसकॉन्सेप्शंस नजर आ रही हैं अपने इस ईरा में, कि जब लोग
इन पर्टिकुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डिजीज के साथ एसोसिएट नहीं कर पा रहे थे। उनका बिलीफ ये था, फॉर एग्जांपल एक कॉन्सेप्ट था, कॉन्सेप्ट ऑफ मियाज्मा, लेकिन जब हमारी बॉडी में मियाज्मा सरियत कर जाएगा तो फिर हम बीमार होंगे। देयर इज नथिंग लाइक अ लाइफ दैट कैन कॉज डिजीज, यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म का बीमारी का रिलेशन डेवलप ही नहीं हो रहा था। सिमिलरली आपको ये बात भी पता है कि हमारे जो लोग निंजा करते हैं उनके लिए भी एक बड़ी सोर्स ऑफ मोटिवेशन, उसका नाम है की फोर्स, कि अगर आपके पास वो वाली की फोर्स है तो आप दुनिया की स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग चीज से भी टकरा जाएंगे और आपको कुछ नहीं होगा, राइट। तो इस तरीके से डिफरेंट किस्म के बिलीव्स थे जो इंसान को इस पर्टिकुलर जर्म से जोड़ने में, किसकी सेंस में, बीमारी की सेंस में रुकावट पैदा कर रहे थे, राइट। ऐसे बहुत से साइंटिस्ट हमारी जिंदगी में भी नजर आए कि जिन्होंने पर्टिकुलरली इस चीज को निगेट करने की पूरी कोशिश की कि जनाब डिजीज का और जर्म का आपस में कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन दुनिया में फिर बहुत से साइंटिस्ट भी आए जिन्होंने रिसर्च की, तहकीक की, और रिसर्च और तहकीक करने के बाद वो इस नतीजे पर पहुंचे कि यस देयर इज रिलेशन बिटवीन द जर्म एंड द डिजीज। हम डिस्कस कर रहे थे रॉबर्ट कॉच के, हम रॉबर्ट कॉच को माइक्रोबायोलॉजी का एक बड़ा स्ट्रॉन्ग पिलर मानते हैं। तो हम बात ये करते हैं स्टूडेंट्स के, उसने डिस्कवर किए एंथ्रेक्स से मरी हुई शीप के अंदर बैक्टीरिया, किस चीज के, एंथ्रेक्स के। फिर उसके बाद स्टूडेंट्स उसने डिफरेंट और डिजीजेस पे काम किया, और डिजीज पे काम करने के बाद उसने एक्सटेंसिव वर्क के बाद क्या बनाई, एक थ्योरी, उसका नाम था व्हाट, जर्म थ्योरी ऑफ डिजीजेस। अब सवाल ये है कि जो थ्योरी हमेशा बनती है उसकी कोई ना कोई एप्लीकेशन होती है, राइट। ये बड़ी बहुत ही ज्यादा गौर से सुनने वाली बात है कि आखिर जर्म थ्योरी की एप्लीकेशन कहाँ है। तो सिंपल सी बात है स्टूडेंट्स कि अगर हम ये क्लेम कर रहे हैं कि जनाब इस पर्टिकुलर डिजीज के साथ ये वाला जर्म एसोसिएटेड है, तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, हमें उससे रिलेट करना पड़ेगा। अब सवाल ये कि किस किस स्टेप से, किस किस मंजिल से गुजर के या किस प्रोटोकॉल के तहत हम प्रूव कर सकते हैं कि यस दिस इज द ऑर्गेनिज्म दैट इज द एक्चुअल कॉज ऑफ व्हाट, द डिजीज। तो फिर हमें इन 4 स्टेप्स को अपने माइंड में रखना पड़ेगा। लुक एट दिस टेबल, इसमें हम लोगों ने थोड़ा सा पहले से जो वर्क हुआ उसकी हमने एक आउटकम लिखी हुई है, यू कैन सी ओवर हियर, कि यहाँ पर हमने सबसे पहले लिखे हुए हैं नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, और सेकंड कॉलम हमने यूज किए हुए व्हाट डिफरेंट टाइप्स के बैक्टीरिया के नेम। फॉर एग्जांपल कोकाई, दे आर बॉल लाइक, एंड देन रॉड शेप, दे आर बेसिलाई, एंड देन देयर आर द स्पाइरलम, दे आर बेसिकली व्हाट स्प्रिंग लाइक, एंड देन विब्रियोस, दैट इज कॉमा लाइक। और अगले कॉलम में हमने उनकी शेप्स को डिस्कवर किया हुआ आपके सामने जो मैंने भी बोल दी हैं, और फिर हमने उसके आगे की जो पॉजिटिव डिजीजेज हैं जो इनकी वजह से उनके नाम भी लिख दिया है, और लास्ट कॉलम में हमने उन डिजीज का नाम लिख दिया जो कि इन बैक्टीरिया से हो सकती है। सो पहला पॉइंट हमारे पास है कि देयर इज ऑलवेज अ जर्म एसोसिएटेड विद द डिजीज, ये उसका पहला पॉइंट है, राइट। अब चलते हैं नंबर 2 पॉइंट के ऊपर। नंबर 2 पॉइंट क्या है कि अगर आप ये साबित करना चाहते हैं कि इस पर्टिकुलर डिजीज का कोई ना कोई कॉजेटिव एजेंट है, तो मैं क्या कर सकता हूं स्टूडेंट्स, लुक एट दिस, इट इज अ हेल्दी माउस, और अब ये आहिस्ता सा देखिए कि ये अपना वेट लूज कर रहा है, राइट। अब हम ये फाइंड करना चाह रहे हैं कि इस पर्टिकुलर हेल्दी माउस का जो वेट है वो क्यों लूज हो रहा है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा कि मुझे, लुक एट दिस, हम इसकी टेल में से ब्लड सैंपलिंग करें। मैंने उसकी ब्लड सैंपलिंग कर ली, और ब्लड सैंपलिंग करने के बाद नाउ अब मैं क्या कर रहा हूं कि मैं इस पर्टिकुलर ब्लड को पैट्री प्लेट के ऊपर स्प्रेड कर रहा हूं। जब मैंने स्प्रेड किया तो उसके बाद मैंने क्या किया स्टूडेंट्स कि मैंने इन पैट्री प्लेट्स को लेकर इंक्यूबेटर में रख दिया 24 आवर्स के लिए, या वैसे 16 आवर्स होता है, हम इसे ओवरनाइट का टर्म भी यूज कर सकते हैं। और जब नेक्स्ट डे आया तो मैंने क्या देखा, लुक एट दिस, कि डेफिनेटली देयर इज अ डिजीज इन इट्स ब्लड, और इस पर्टिकुलर डिजीज का जो पॉजिटिव एजेंट है इस वक्त वो हमारे कहाँ प्रेजेंट है, इस पैट्री प्लेट के ऊपर प्रेजेंट है, राइट। अब मैं इस प्योर कल्चर को जरा बात को गौर से सुनिए, अगर मेरी पैट्री प्लेट के ऊपर सिर्फ एक ही किस्म के बैक्टीरिया हैं तो मैं उस पर्टिकुलर पैट्री प्लेट को बोलूंगा कि ये प्योर कल्चर वाली पैट्री प्लेट है, राइट। अब देखिए मैंने क्या किया, अब अगेन मैंने एक हेल्दी माउस लिया, राइट, लुक एट दिस, हेल्दी माउस है ये, और मेरी इस पर्टिकुलर पॉजिटिव एजेंट को उसकी फूड पे लगा दिया, लुक एट द चेंज इन कलर ऑफ फूड। ये आपको शो करने के लिए बताया कि नाउ दिस पर्टिकुलर फूड इज बेसिकली व्हाट, कंटेमिनेटेड। अब ये हेल्दी माउस वो कंटेमिनेटेड फूड खा रहे हैं, हम वेट कर रहे हैं, बिकॉज यू नो वेरी वेल कि किसी भी जर्म के बॉडी में एंटर होने के बाद एक खास पीरियड स्टार्ट, उससे बोलते हैं व्हाट, इंक्यूबेशन पीरियड। उस इंक्यूबेशन पीरियड में ये वाला ऑर्गेनिज्म अपने आप को एडजस्ट करता है इन द बॉडी, मैं टर्म यूज करता हूँ इसके लिए, एक्लेमेटाइज करता है। आफ्टर एक्लेमेटाइजेशन क्या होगा स्टूडेंट्स कि अब इस माउस में वही सिम्टम अपीयर होना शुरू हो जाएंगे जो पहले वाले माउस के थे,
तभी मैं रिलेट कर सकता हूं। ये नहीं कि उसके माउस की उसके सिम्टम किसी और किस्म की हो और इस वाले माउस के सिम्टम किसी और किस्म की हो। अगर ऐसा हो तो डिजीज रिलेट नहीं होगी। जो सिम्टम पहले वाले माउस के थे वही वाले सिम्टम अब इस माउस के अंदर डेवलप होने चाहिए। अलामात, सिम्टम्स बीइंग अलामात इसमें डेवलप होनी चाहिए। यस, लुक एट दिस कि ये भी स्लगिश हो गया है, लुक एट दिस कि ये भी वेट लॉस कर रहा है और आहिस्ता आहिस्ता इसकी न्यूट्रिशन वैल्यू जो वो भी कम होती चली जा रही है। इसका मतलब है कि ये सेम डिजीज का शिकार हो गया, राइट। अब अभी हम यहाँ पर भी चैन से नहीं बैठेंगे, मुझे रिलेट करना है डिजीज को जर्म के साथ। तो मैं क्या करूंगा, अब मैं इस माउस की टेल से पहले की तरह दोबारा क्या करूंगा, सैंपलिंग करूंगा। ये मैंने सैंपलिंग कर ली और अगले वाले केस में हम क्या कर रहे हैं कि हम इसे दोबारा से पहले की तरह से पैटी प्लेट पर स्प्रेड कर रहे हैं। इसे 24 आवर्स के लिए या ओवरनाइट अब इसे इंक्यूबेटर में रख रहे हैं और अब है टाइम किसकी नतीजा खस करने के लिए। लुक एट दिस, अब मैं नेक्स्ट मॉर्निंग आया और मैंने क्या देखा कि क्या जो पैटी प्लेट, जो जर्म्स मैंने पहले माउस से लिए थे, क्या सेकंड माउस से भी वही निकले हैं। लुक एट दिस, ओ यस दे आर सेम। अगर वो दोनों बिल्कुल एक जैसे हैं, उनका कलर भी एक जैसा है, उनकी कॉलोनी की शेप भी इस तरह की, तो उसका मतलब है कि ये वही ऑर्गेनिज्म है जो डिजीज का कॉजेटिव एजेंट है। तो इन 4 स्टेप से गुजर के हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग कंफर्म कर सकते हैं, स्टैंप कर सकते हैं कि यस दिस इज ऑर्गेनिज्म दैट इज अ कॉजेटिव एजेंट अगेंस्ट दैट वेरी डिजीज। और अब हम चलते हैं लेक्चर के लिए फर्दर अपने व्हाइट बोर्ड पे, राइट। जो पहला पोस्टुलेट है वो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। पोस्टुलेट का मतलब होता है स्टूडेंट्स पॉइंट, जैसे हम बोलते हैं पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3, ऐसे उसे हमें 4 पोस्टुलेट दिए। उसमें से जो नंबर 1 पोस्टुलेट है वो ये है कि देयर इज ऑलवेज अ जर्म दैट इज एसोसिएटेड विद अ डिजीज। ये उसका पहला पोस्टुलेट था, यानी कि आपको जब भी कोई बीमारी होगी उसके बैक एंड पे कोई ना कोई जर्म जरूर शामिल होगा। इट मे बी द वायरस और मे बी द बैक्टीरिया। फिर उससे दूसरी बात ये की स्टूडेंट्स कि अगर एक ऑर्गेनिज्म डिजीज्ड है तो हम उस डिजीज्ड ऑर्गेनिज्म की बॉडी में से वो जर्म आइसोलेट कर सकते हैं, राइट। तो कॉजेटिव एजेंट और जर्म कैन बी आइसोलेटेड। आइसोलेट का मतलब होता है अलहदा करना, और अलहदा करने के बाद कहां से, मिसाल के तौर पे अगर ये वाला जरासीम उसके खून में है तो मैं खून में से उसे बाहर निकाल सकता हूं, राइट। इट इज द मीनिंग ऑफ आइसोलेटेड, मींस अलहदा कर लेना। सो कॉजेटिव एजेंट और जर्म कैन बी आइसोलेटेड फ्रॉम द इन्फेक्टेड पर्सन। ये हो गया हमारे पास स्टूडेंट्स का दूसरा पॉइंट। अगली बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, उसे हम नेक्स्ट हाफ में डिस्कस कर रहे हैं, समवेयर हियर। वो थर्ड पॉइंट स्टूडेंट्स ये है कि जो जर्म मैंने आइसोलेट किया है क्या हम उसे कहीं ग्रो करवा सकते हैं। तो आंसर इज यस, हम उसे ग्रो करवा सकते हैं ऑन अ स्पेसिफिक मीडियम, न्यूट्रिएंट मीडियम। सिर्फ मुझे करना यह पड़ेगा कि मुझे उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को खाने पीने के लिए एक फूड का सोर्स देना पड़ेगा। मिसाल के तौर पे हम लोग लेते हैं स्टूडेंट्स एक पेट्री प्लेट। ये मेरे पास एक पेट्री प्लेट है और इस पेट्री प्लेट के अंदर आपको हम एनिमेशन दिखाएंगे भी यहां पे प्रॉपर कि इस पेट्री प्लेट के अंदर मैंने एक फूड डाली है बैक्टीरिया की, और इस फूड को हम नाम देते हैं न्यूट्रिएंट एगर। अब इसमें जो एगर है वो एक सॉलिडिफाइंग एजेंट है जो फूड को सॉलिडिफाई करेगा, सिंपल। और बाकी जो न्यूट्रिएंट्स हैं उसमें जाहिर है कार्बन का सोर्स होगा, नाइट्रोजन का सोर्स होगा, जो मेन 2 सोर्सेज हैं टू मेक द स्केलेटन ऑफ लाइफ, वो आप लोगों को यहां से मिल जाएंगे। और फिर जब मैं इस पर्टिकुलर सॉलिडिफाइड न्यूट्रिएंट एगर के ऊपर इस पर्टिकुलर कॉजेटिव एजेंट को रखूंगा तो ये वाला कॉजेटिव एजेंट उस पेट्री प्लेट के ऊपर ग्रो करना शुरू कर देगा। अब ये तो था मेरे पास एक कौन सा व्यू, लेटरल व्यू। मिसाल के तौर पे लुक एट माय हैंड। ये अब मैं आप लोगों को अपने हाथ का साइड वाला व्यू दिखा रहा हूं और ये कौन सा व्यू है, सीधे वाला व्यू है। मैं इस व्यू की बात कर रहा हूं कि पहले मैंने पेट्री प्लेट ड्रॉ की है साइड व्यू से,
और अब मैं पेट्री प्लेट ड्रॉ कर रहा हूं कैसे, टॉप व्यू से, राइट। और अगर मैं इसी एगर को कैसे ड्रॉ करूं, उसमें बिल्कुल टॉप व्यू से ड्रॉ करूं, ज़ाहिर है मुझे सर्कुलर नजर आएगी। अगर मैं यही वाली पेट्री प्लेट टॉप व्यू से ड्रॉ करूं तो ये मुझे सर्कुलर नजर आएगी, राइट। अब इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, न्यूट्रिएंट एगर। और अगर मैं मिसाल के तौर पे ये हमारे पास कोई पेशेंट है हु इज सफरिंग फॉर एग्जांपल फ्रॉम ट्यूबरक्लोसिस, ये ट्यूबरक्लोसिस से सफर कर रहा है, टीबी है मिसाल के तौर पे इसको, तो ये हमें मिल जाएगा इसका स्पूटम। स्पूटम हम किसे बोलते हैं स्टूडेंट, बलगम को। यानी कि अगर हमारे पास टेस्ट होने के लिए अगर इसकी बलगम आएगी तो हम लोग यूज करेंगे एक इनोकुलेशन लूप। ये फर्ज कर लेते हैं कि ये बलगम हमारे पास आ गई है, तो हम यूज करेंगे एक इनोकुलेशन लूप। उसकी शक्ल कुछ इस तरह की होती है हमारे पास। मैं फिर बोल रहा हूं, एनिमेशन ड्रॉ किया हमने आप लोगों के लिए, लेकिन यहां समझे भी। तो मैं इस पर्टिकुलर लूप को टच करूंगा इस स्पूटम के साथ, तो ये हमारा इनोकुलेशन लूप चार्ज हो जाएगा, मीन उसके ऊपर वो चीज ट्रांसफर हो जाएगी। तो फिर मैं इसके ऊपर ऐसे लाइंस डाल दूंगा, समथिंग लाइक इट, समथिंग लाइक इट, और ऐसे ऐसे। ये एक टेक्निक है खास, ऐसे हम बोलते हैं स्ट्रीकिंग टेक्निक। और जब मैं इसे स्ट्रीक करूंगा समथिंग लाइक इट, इस तरह से फॉर एग्जाम्पल, और इस तरह से, और इस तरह से, तो इसे हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट, स्ट्रीकिंग। लेकिन याद रखना ये होता है कि हमें जहां से ये खत्म हो रहा है वहां से मैंने इस लाइन को स्टार्ट करना है, जहां से ये खत्म हो रहा है मैं उस लाइन से इसको स्टार्ट कर दूंगा। तो इस तरीके से मेरे पास यहाँ पे जो बैक्टीरियल ग्रोथ है वो ज्यादा नजर आएगी और कब यहाँ पे नजर आएगी, और मुझे यहाँ पे मिल सकती है आइसोलेटेड कॉलोनीज ऑफ द बैक्टीरिया, राइट। तो मुझे यहाँ पर वो वाली कॉलोनीज नजर आना शुरू हो जाएंगी जो कि इस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के, इस पर्टिकुलर पेशेंट में क्या कॉज कर रही थी, फॉर एग्जांपल टीबी कॉज कर रही थी। तो आपने देखा कि मैंने इस पर्टिकुलर पॉजिटिव एजेंट को एक न्यूट्रिएंट मीडियम के ऊपर ग्रो करवा लिया। तो उसका जो थर्ड पॉइंट है वो यही है स्टूडेंट्स कि पॉजिटिव एजेंट और जर्म, पॉजिटिव एजेंट और जर्म कैन बी कल्चर्ड, कैन बी ग्रोन। ग्रो करना या कल्चर करना एक ही बात है। कैन बी ग्रोन और कल्चर्ड इन अ मीडियम इन द लेबोरेटरी, इन द लेबोरेटरी। आप लोगों को यह बात भी याद रखनी चाहिए स्टूडेंट्स कि वायरसेस इस पर्टिकुलर मीडियम पे ग्रो नहीं हो सकते, बिकॉज के वायरसेस के पास, आपको याद है, अपना कोई मेटाबॉलिक सिस्टम नहीं है कि वो इस फूड को यूज करें और ग्रो करें। वी हैव टू प्रोवाइड देम ईदर बैक्टीरिया, वायरस और एनिमल। वी हैव टू प्रोवाइड देम ईदर बैक्टीरिया, प्लांट और एनिमल, तभी वो उसके सिस्टम को यूज करके ग्रो कर सकते हैं। यू नो कि आउटसाइड द बॉडी जो वायरसेस है दे आर डेड, दे आर इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल्स। लेकिन बैक्टीरिया ऐसे नहीं है, उनके पास अपना पूरा मेटाबॉलिक सिस्टम मौजूद है और उस सिस्टम को यूज करते हुए वो फूड को कंज्यूम करके अपने नंबर को इंक्रीज कर सकते हैं, मीन वो रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। तो इस लिहाज से ये डिफरेंट हुए किससे, वायरसेस से। हम वायरस को लेबोरेटरी में आर्टिफिशियल न्यूट्रिएंट मीडियम पे ग्रो नहीं कर सकते, जबकि हम इन बैक्टीरिया को आर्टिफिशियल कल्चरल मीडियम पे ग्रो कर सकते हैं। उसके बाद फोर्थ बात बड़ी इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स कि अगर मैं इस पर्टिकुलर कॉलोनी को उठाऊं और मैं इसे किसी हेल्दी ऑर्गेनिज्म में ट्रांसफर कर दूं तो क्या होगा, ये वाला ऑर्गेनिज्म वही सिम्टम डेवलप करेगा, वो उसी बीमारी का शिकार हो जाएगा जहां से इसका सोर्स था। फॉर एग्जाम्पल इट वॉज पेशेंट ए, राइट स्टूडेंट्स, ये क्या था, पेशेंट ए। मैंने पेशेंट ए में से बैक्टीरिया ग्रो करवाए, राइट। अब मैं लिख रहा हूं आप लोगों के लिए यहां पर कि मैंने पेशेंट ए में से बैक्टीरिया लिया और उसे पेट्री प्लेट पे न्यूट्रिएंट मीडियम पे ग्रो करवा लिया। ऐसा ही था ना स्टूडेंट्स, हमने इसको इस पे क्या कर लिया, ग्रो करवा लिया। अब उसमें से मैंने क्या करना है कि बैक्टीरिया लेने हैं और उससे मुझे किसी हेल्दी ऑर्गेनिज्म की बॉडी में इंजेक्ट कर देना है। ये मेरे पास एक हेल्दी ऑर्गेनिज्म है, मैंने इसको हेल्दी ऑर्गेनिज्म की बॉडी में डाल दिया, तो रिजल्ट क्या हुआ, रिजल्ट हुआ कि ये हेल्दी ऑर्गेनिज्म भी
आफ्टर पासिंग थ्रू एन इंक्यूबेशन पीरियड, किसी खास टाइम के बाद जब ये बैक्टीरिया उसकी बॉडी में अपने आप को एडजस्ट कर लेंगे, अपने नंबर को इंक्रीज करेंगे, तो ये वही सिम्टम डेवलप करेगा जो कि बेसिकली पेशेंट ए के साथ हुए थे. सो वी कैन रिपीट the same symptoms as of patient A. तो ये उसका फोर्थ पॉइंट कि अगर हम इस ऑर्गेनिज्म को हेल्दी बॉडी में डालेंगे तो इसके अंदर भी वही सिम्टम रिपीट होंगे जो बेसिकली इसके सोर्स में प्रेजेंट थे. और अब हम इन 4 पॉइंट्स को डिस्कस करने के बाद अब हम पहुंच गए स्टूडेंट्स किस पॉइंट के ऊपर, लास्ट पॉइंट पे, जिसका नाम है डेवलपमेंट ऑफ माइक्रोबायोलॉजिकल टेक्निक्स. यानी कि रॉबर्ट कॉच की हमारे पास बहुत सी कंट्रीब्यूशन है. उसमें से कंट्रीब्यूशन ये भी है कि उसने हमें वेरियस माइक्रोबायोलॉजिकल टेक्निक्स के बारे में बताया. माइक्रोबायोलॉजिकल टेक्निक्स, अब इसको अंडरस्टैंड करने के लिए नॉर्मली मैं यूं ही करता हूं कि मैं सेंटर में एक सर्कल लगा लेता हूं, ऐसे सर्कल, और उसके ऊपर देता हूं मैं स्टूडेंट्स क्या, माइक्रोबायोलॉजिकल टेक्निक्स, राइट. और इसको हम लाइक द स्पोक्स ऑफ द व्हील, जैसे कि हमारी तारें निकली होती है वैसे लिख लेते हैं, और इसको हम कोशिश करें कि हम सीरीज में एक्सप्लेन करें. नंबर 1 थिंग वाज इनऑक्यूलेशन टेक्निक. फिर नंबर 2 थी स्टूडेंट्स हमारे पास व्हाट, इंक्यूबेशन टेक्निक, कि हम इसे कैसे इंक्यूबेट कर सकते हैं. फिर इसके अलावा होती है हमारे पास आइसोलेशन टेक्निक्स, राइट. मिसाल के तौर पे कि अगर आप लोगों के पास ब्लड है तो उसमें से बैक्टीरिया कैसे निकालेंगे, ये वाली बात बताई कि आप लोग जो डिफरेंट किस्म के मीडिया हैं, प्रेपरेशन ऑफ मीडिया, वो कैसे कर सकते हैं. मिसाल के तौर पे कि मुख्तलिफ किस्म के बैक्टीरिया को रहने के लिए मुख्तलिफ किस्म के एनवायरनमेंट की जरूरत है, तो उसको आप कैसे फाइंड करेंगे. देन उसके अलावा उसने मैं ये बताया कि आप लोग मीडिया को स्टरलाइज कैसे कर सकते हैं, मीडिया को बैक्टीरिया से पाक कैसे कर सकते हैं. फिर मैं ये बताया कि आप लोग प्योर कल्चर कैसे ऑब्टेन कर सकते हैं. मीन टू से कि अगर आपके पास एक पेट्री प्लेट में 3-4 किस्म के बैक्टीरिया हैं तो उसमें से आप एक प्योर किस्म का बैक्टीरियम कैसे ग्रो कर सकते हो. फिर उसके बाद अगली टेक्निक ये थी कि आप लोग अपने कल्चर्स को किस तरीके से कंटेमिनेशन फ्री कर सकते हो. अब हम बात कर रहे हैं आज के लेक्चर की आखिरी वन, और वो क्या है स्टूडेंट्स, दैट इज द अकरेंस ऑफ बैक्टीरिया. बैक्टीरिया हमारी बॉडी में या हमारे सराउंडिंग में कहां कहां पाए जाते हैं. तो स्टूडेंट्स मेरा आप लोगों से एक ही आंसर है कि आप किसी भी एनवायरनमेंट को सोचे, आप लोगों को उस एनवायरनमेंट में बैक्टीरिया जरूर नजर आएंगे, राइट. मिसाल के तौर पे आप पहाड़ों की बात कर लें, आप तालाब की बात कर लें, झील, समंदर, दरिया, मट्टी, व्हाटएवर, हर जगह ये आप लोगों को नजर आएंगे. तो क्या ये सिर्फ नॉन लिविंग चीजों में नजर आते हैं? पहले मैंने आपको कॉन्सेप्ट दिया स्टूडेंट्स इसका नॉन लिविंग का, कि आप जितनी भी नॉन लिविंग फॉर्म्स ऑफ एनवायरनमेंट देख सकते हैं आपको सब में बैक्टीरिया नजर आएंगे. ये तो हम लोगों ने बात की एक नॉर्मल एनवायरनमेंट की. तो क्या अगर मैं बात करूं आप लोगों के साथ किसी बहुत ही एक्सट्रीम हार्श एनवायरनमेंट की, मिसाल के तौर पे क्या हो सकता है? कैन यू नेम एनी एक्सट्रीम हार्श एनवायरनमेंट? सोचें. यस यू आर राइट. फॉर एग्जांपल हॉट स्प्रिंग, राइट. अगर आप नॉर्मल केसेस में देखें स्टूडेंट्स तो आम तौर पे हमारे जो एंजाइम्स हैं वो 50 से ऊपर या 60 के करीब जाके डीनेचर हो जाते हैं. लेकिन अगर आप लोग हॉट स्प्रिंग की बात करें तो वहां पे टेम्परेचर 90 से भी ज्यादा होता है डिग्री टर्म्स ऑफ सेल्सियस. तो फिर भी बैक्टीरिया वहां पे कैसे सर्वाइव करते हैं?
because they have got their own specific enzyme system and they have obtained it through the course of evolution. एवोल्यूशन के दौरान में उन्होंने इस एंजाइम को ऑब्टेन किया और वो इस काबिल हो गए कि वो इन हॉट स्प्रिंग में भी रह सकते थे। फिर उसके बाद आप ग्लेशियर पे चले जाएं। इसका मतलब ये है कि वेरी वेरी हाई टेम्परेचर एंड वेरी वेरी लो टेम्परेचर, उसके अंदर भी ये ऑर्गेनिज्म अपने आप को अडेप्ट करने की सलाहियत रखते हैं, राइट। फिर अगर आप लोग देख रहे हैं तो ऐसा भी हो सकता है कि अपने स्टमक के बारे में सोचें। अब आप अपने स्टमक में पाई जाने वाली पीएच के बारे में सोचें तो इट इज 2, और 2 pH का मतलब है कि एसिड बहुत स्ट्रांग है, लेकिन बैक्टीरिया आप लोगों के एसिड में भी सर्वाइव करते हैं। और नाउ वी नो कि आज हमारे पास जितने अल्सर्स हैं, हमारे मैदे में होने जख्म हैं, उनमें इसी पर्टिकुलर बैक्टीरिया का बहुत बड़ा हाथ है। तो चाहे हमारे पास बहुत ही लो pH हो, राइट, या हमारे पास वेरी हाई pH हो, मीन बहुत एक्सट्रीम एसिडिक, बहुत एक्सट्रीम बेसिक, उसमें जो चीज आप लोगों को बहुत ज्यादा अडेप्टेड नजर आएगी स्टूडेंट्स, उसका नाम मेरे पास क्या है? बैक्टीरिया। बैक्टीरिया आर एवरीवेयर। अब बैक्टीरिया की कौन सा क्या क्या साइज हो सकते हैं, क्या क्या शेप हो सकती हैं, उनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उसके लिए हम आप लोगों से मिलेंगे लेक्चर नंबर 2 में। अगेन थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड टेक वेरी गुड केयर ऑफ यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम हाजिर हैं आप लोगों के पास लेक्चर नंबर 2 के साथ, और इस लेक्चर में हम क्या क्या समझने वाले हैं, देखने वाले हैं, उसके लिए लेट्स मूव टू द वाइट बोर्ड, और जो आपके सामने ही है जी। आज हम इस लेक्चर नंबर 2 में, मैं लिख दूँ यहाँ पे कि आज हम इसका लेक्चर नंबर 2 ले रहे हैं। तो इस लेक्चर नंबर 2 में हम क्या क्या ऑब्जर्व करेंगे? नंबर 1 कि व्हाट आर द प्रोबेबल स्ट्रक्चर्स ऑफ द वायरस, क्या क्या हो चीज़ें हो सकती हैं वायरस के अंदर, और मैंने आप लोगों की सहूलत के लिए लिख भी दिया, जनरल सी बातें करेंगे इसमें हम लोग। फिर हम देखेंगे कि हमारे पास डिफरेंट टाइप के साइजेस, और उसकी थोड़ी सी एक आउटलाइन मैंने ड्रॉ किया है। अगेन फॉर माई कन्वीनियंस एंड योर कन्वीनियंस, टेक इट एज व्हाट, फ्लैश कार्ड। और फिर हम देखेंगे स्टूडेंट्स में डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेप्स ऑफ द बैक्टीरियम, राइट। सो लेट्स स्टार्ट विद द स्ट्रक्चर। अब अगर हम स्टूडेंट्स स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, कौन सा स्ट्रक्चर? जनरल स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियम, तो हमें पता चलेगा स्टूडेंट्स कि कुछ चीजें ऐसी हैं जो सारे बैक्टीरियम में कॉमन है। मिसाल के तौर पे अगर मैं बात करूं सेल वॉल की, सेल मेम्ब्रेन की, राइट, साइटोप्लाज्म की, सिंगल सर्कुलर डीएनए की या क्रोमोसोम की, राइट, या फिर मैं बात करूं आप लोगों के साथ राइबोसोम्स की। तो ये चीजें तमाम किस्म के बैक्टीरिया में प्रेजेंट है, लेकिन कुछ ऐसी चीजें भी हैं जो तमाम बैक्टीरिया में प्रेजेंट नहीं भी होती, वो स्पेसिफिक किस्म के बैक्टीरिया में प्रेजेंट होती हैं। उनमें से क्या क्या चीज शामिल हो सकती है? मींस एक्स्ट्रा अचीवमेंट्स ऑफ द बैक्टीरिया ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एवोल्यूशन। उनमें हो सकता है स्टूडेंट्स एक व्हाट, कैप्सूल। बहुत से ऐसे बैक्टीरियम हैं जो अपने गिर्द कैप्सूल बनाने की सलाहियत रखते हैं, और उन्होंने ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एवोल्यूशन ये एक और फीचर अडेप्ट कर लिया। फिर मेरे पास कुछ ऐसे बैक्टीरिया भी डेवलप हुए कि जिन्होंने सेल वॉल के ऊपर कैप्सूल बनाई और कैप्सूल के ऊपर एक स्लाइमिक लेयर भी चढ़ा ली, राइट। तो दे हैव गॉट व्हाट, अ स्लाइम ओवर देयर कैप्सूल। मीन टू से ये कैप्सूल रफ भी हो सकते हैं और कैप्सूल स्लाइमी भी हो सकते हैं। फिर उसके अलावा बहुत से बैक्टीरियम ने क्या डेवलप कर लिए? डिफरेंट किस्म के फ्लैजेला। और फ्लैजेला का मतलब है मेरे पास एक ऐसा स्ट्रक्चर कि जो यूज होता है ड्यूरिंग व्हाट, फॉर द लोकोमोशन। फिर उसके बाद बैक्टीरिया ने डेवलप किए सेक्स ऑर्गन्स, जिनमें से
एक का नाम होता है पाइलाई। बहुत से लोग इसे पिली भी बोलते हैं, लेकिन मेरियम वेबस्टर डिक्शनरी के प्रोनाउंसिएशन के मुताबिक ये पाइलाई है, राइट। तो ये जो हमारे पास पाइलाई ऑर्गन है, ये एक रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है और ये जेनेटिक मटेरियल को एक्सचेंज करने में हेल्प कर रहा होता है। फिर इसके अलावा बैक्टीरियम, बहुत से बैक्टीरिया ने फीचर डेवलप किया कि दे कैन मेक फिम्ब्रिया, राइट। अब इसके बारे में भी डिफरेंट किस्म की यू कैन से पोस्टुलेट्स है, लेकिन बहरहाल इनका ताल्लुक भी किसी तौर से दो बैक्टीरिया की आपस में कम्युनिकेशन के साथ है, और इसे हम क्या बोलते हैं, फिम्ब्रिया। और फिम्ब्रिया को अगर आप आम जबान में कोई लफ्ज़ कहना चाहें तो हम लोग इसे झालर कह सकते हैं, कि बैक्टीरिया अपने गेट कोई झालर नुमा चीज़ डेवलप कर लेते हैं। लैस नहीं है, ये जो कपड़ों को लगती है लैस वो नहीं है, ये वो लैस ही होती है, ये झालर है। दैट इज मच मोर लूजर लैस, राइट। जब वो अटैच होगी तो बहुत लूज से लैस बन जाएगी। तो ये कुछ एडवांस फीचर्स हैं, और ये मेरे पास कुछ बेसिक फीचर्स हैं जो कि बैक्टीरिया टू बैक्टीरिया एंड स्पीशीज टू स्पीशीज वेरी करते रहते हैं। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट, और नेक्स्ट पॉइंट मेरे पास क्या है स्टूडेंट, साइज। और साइज के एतबार से हम आपको जो इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी इम्पार्ट कर चुके हैं वो ये है कि 0.1 माइक्रोमीटर से लेकर 600 माइक्रोमीटर तक भी बैक्टीरिया हो सकते हैं, राइट। तो 0.1 माइक्रोमीटर से लेकर 600 माइक्रोमीटर तक का बैक्टीरियम हो सकता है। अब आप ये इमेजिन करें कि 0.1 का मतलब है 1/10, यानी कि ये 1 से भी 1 माइक्रोमीटर से भी 10 टाइम छोटा है, और बड़ा देखें कितना है, 600 माइक्रोमीटर। फिर आगे हमारे पास इसकी डिफरेंट वैरायटीज हैं। मिसाल के तौर पे कि बहुत ऐसे बैक्टीरिया हैं जो बहुत छोटे हैं और उनका जो साइज है वो 100 नैनोमीटर से लेकर 200 नैनोमीटर तक है। और आपको पता है स्टूडेंट्स, माइक्रोमीटर क्या होता है, 10⁻⁻⁶ ये होता है किसके बराबर, एक माइक्रोमीटर के बराबर होता है। लेकिन 10⁻⁹ नैनोमीटर के बराबर होता है, यानी कि ये उससे भी 1000 गुना छोटा है, nm नैनोमीटर, राइट। 1000 गुना, इससे भी 1000 गुना छोटा है, राइट। तो ये हमारे पास 100 नैनोमीटर से लेकर 200 नैनोमीटर तक होते हैं। आप जरा गौर से देखें तो ये जो साइज है ये किसका साइज है, बैक्टीरियम का। और अगर आप इसे कंपेयर करें लार्जेस्ट वायरस से, तो लार्जेस्ट वायरस इससे बड़ा है। इट मींस कि स्मॉलेस्ट बैक्टीरियम इज स्मॉलर देन द लार्जेस्ट वायरस। आपको मेरी बात समझ आई कि जो सबसे छोटा बैक्टीरियम है वो सबसे बड़े वायरस से भी छोटा होता है। यू गॉट द पॉइंट। अब इस पर्टिकुलर बैक्टीरिया का ताल्लुक किस जीनस के साथ है, तो आंसर इज, जीनस है इसकी माइकोप्लाज्मा। आई शुड राइट विथ कैपिटल M बिकॉज ये जीनस है। तो माइकोप्लाज्मा ये एक ऐसी जीनस है कि जिसके अंदर बड़े अजीबोगरीब और यूनिक किस्म के बैक्टीरिया पाए जाते हैं। माइकोप्लाज्मा ही वो जीनस है कि जिसके बाहर सेल वॉल भी नहीं प्रेजेंट होती, और ये वही मशहूर ज़माना जीनस है कि जो दुनिया की एक बदनाम ज़माना डिजीज कॉज कर चुकी है, जिसे हम लोग टीबी के नाम से जानते हैं, राइट। तो कंपैरिजन हम ऑलरेडी आप लोगों के सामने कर चुके हैं कि इसका कंपैरिजन ये है कि ये सबसे छोटा बैक्टीरियम सबसे बड़े वायरस से भी छोटा होता है। लिख देते हैं आप लोगों के लिए कि स्मॉलेस्ट बैक्टीरियम इज स्मॉलर देन लार्जेस्ट वायरसेस। राइट। अब हम अंडरस्टैंड करने वाले हैं एक और एक्सेप्शन। और एक्सेप्शन मेरे पास क्या है स्टूडेंट्स, लार्जेस्ट बैक्टीरिया। अब ये जो मेरे पास लार्जेस्ट बैक्टीरिया है इसका साइज आप नोट करें 600 नैनोमीटर से लेकर 800 नैनोमीटर तक है, राइट। और अगर मैं इसकी अकरेंस की बात करूं तो ये कहाँ अकर करता है स्टूडेंट्स, ये अकर करता है एक फिश के अंदर जिसका नाम है सर्जन फिश।
राइट। और इसके अंदर जो बैक्टीरियम पाया जाता है दुनिया का सबसे बड़ा, उस बैक्टीरियम का नाम है एप्यूलोपाइसम, एप्यूलोपाइसम फिशल्सोनी। राइट। ये जो बैक्टीरियम है स्टूडेंट्स, एप्यूलोपाइसम फिशल्सोनी, सजन फिश में पाया जाता है और इसका जो साइज है वो 600 नैनोमीटर तक है। अब इसके बारे में भी मैंने आप लोगों को एक कंपैरिजन देना है। वो कंपैरिजन क्या है स्टूडेंट्स, कि बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात ये है कि जो हमारा लार्जेस्ट बैक्टीरियम है, लार्जेस्ट बैक्टीरियम ये बड़ा है, लार्जेस्ट बैक्टीरियम इज बिगर, बड़ा है देन एन एवरेज यूकैरियोटिक सेल। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि ये आप लोगों के एवरेज सेल से, आप लोगों के, मैंने बोला था कि यू आप अपने मॉडर्न कंसिडर करते हैं, तो आप लोगों के मॉडर्न सेल से ये वाला बैक्टीरियम बड़ा है। तो इमेजिन करें कि साइज के लिहाज से कितनी डाइवर्सिटी है मेरे पास, कि सबसे छोटा वायरस सबसे बड़े वायरस से छोटा है और सबसे जो बड़ा बैक्टीरियम है वो हमारे सेल से भी बड़ा है। सो diversified, you can say what sizes are there. And now we want to discuss the next thing. और वो next thing students मेरे पास क्या है, shape. अब इसमें भी पहले हम आप लोगों से जनरल बात करेंगे। तो जनरलिटी के लिहाज से मेरे पास बैक्टीरिया की 3 शेप्स। जनरली देयर आर 3 शेप्स। उनमें से एक को हम बोलते हैं रॉड लाइक, रॉड लाइक, यानी कि अगर मैं उनकी कोई शेप ड्रॉ करूंगा तो वो कुछ इस तरह की होगी, रॉड लाइक। और इन्हें हम नाम देते हैं बेसिलाई, और इसका प्लूरल है वो बेसिलस, राइट। बॉल लाइक, समथिंग लाइक इट, बॉल लाइक। और इन्हें हम लोग नाम देते हैं कोकाई। और बहुत से लोग इसे कॉक्सी भी बोलते हैं, अगेन अप टू यू, दोनों यूज होते हैं। एंड लास्ट वन आर स्प्रिंग लाइक। और जो स्प्रिंग लाइक बैक्टीरियम है दे आर समथिंग लाइक इट। और अगर मैं मोर अप्रोप्रिएटली ड्रॉ करूं तो दे आर समथिंग लाइक इट। ये जो स्प्रिंग लाइक बैक्टीरियम है उन्हें हम नाम देते हैं स्टूडेंट स्पाइरेलम, स्पाइरेलम और स्प्रिंग लाइक, राइट। लेकिन हमारे पास शेप के लिहाज से वेरिएशंस भी हैं। स्टिल अगेन देयर इज अ ग्रेट डाइवर्सिटी, और वो जो ग्रेट डाइवर्सिटी में एक्सेप्शंस हैं उनको हम नेक्स्ट कॉलम में स्टडी करते हैं। हम कंटिन्यू कर रहे हैं स्टूडेंट्स शेप्स, और हम शेप्स की एक्सेप्शन को स्टडी करने वाले। आप लोगों की बुक में ये शेप्स वाले आर्टिकल में नेक्स्ट पेज के बिल्कुल टॉप पे डायग्राम्स गिवन हैं कि ऐसा भी हो सकता है कि जो बैक्टीरियम है ये स्टॉक्ड हो, यानी कि उसके साथ एक साइड में ऑफ शूट लगी हो, शाख लगी हो, तो इस किस्म की शेप को हम लोग स्टॉक्ड का नाम देते हैं। और ऐसा भी हो सकता है कि ये बैक्टीरियम फिलामेंटस हो, बीन्स लंबे लंबे हो। आपको पता है फिलामेंट का मतलब है कि कोई भी ऐसी चीज जो लंबाई में बहुत ज्यादा है और चौड़ाई में कम है, उन्हें हम लोग नॉर्मली फिलामेंट्स का नाम बोल देते हैं, समथिंग लाइक इट। फिर ऐसा भी हो सकता है कि दे मे अपीयर इन द फॉर्म ऑफ अ शीथ, ये किसी शीथ की फॉर्म में भी अपीयर हो सकते हैं। ये भी एक स्ट्रक्चरल एक्सेप्शन है। फिर ऐसा भी हो सकता है कि मेरे पास ऐसे क्यूबिकल बैक्टीरियम हो, मीन टू से कि जिनकी सारी साइड्स बराबर हैं, उन्हें हम लोग क्यूबिकल बैक्टीरिया भी बोलते हैं। सो अगेन हम कंक्लूड ये कर रहे हैं स्टूडेंट्स कि यहां पर भी हमारे पास शेप वाइज बहुत ज्यादा वैरायटीज प्रेजेंट है, राइट। बहरहाल
हम इनमें से जिसको डिटेल में स्टडी करेंगे वो क्या है स्टूडेंट्स? बेसिलाई रॉड लाइक, बॉल लाइक कोकाई और स्प्रिंग लाइक मीन स्पाइरुला. So we want to discuss what the habit of bacterium. अब हम लोग बैक्टीरियम की हैबिट्स के बारे में डिस्कस करेंगे. ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक. आदत क्या है? वो एक किसी ज़माने में गाना चला था, शायद आप में किसी ने सुना हो कि तन्हा तन्हा यहाँ है जीना, ये कोई बात है. तो बहुत से बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो तन्हा तन्हा रहते हैं, और अगर कोई बैक्टीरियम तन्हा तन्हा रहे, समथिंग लाइक इट, बिल्कुल ऐसा रहे, या फिर कोई ऐसे एग्जिस्ट कर रहा हो मेरे पास बैक्टीरियम, तो ऐसे बैक्टीरियम को हम नाम देते हैं सॉलिटरी बैक्टीरिया. सॉलिटरी का मतलब है एग्जिस्टिंग इंडिपेंडेंटली, राइट. लेकिन बहुत से बैक्टीरिया ऐसे हैं कि जो दो के ग्रुप में रहते हैं. मिसाल के तौर पे ये मेरे पास एक बैक्टीरियम था, यू कैन अंडरस्टैंड कि ये कोकाई है, और मैंने इसको ऐसे कट कर दिया, ऐसे. जाहिर है ये बाइनरी फिशन के प्रोसेस से गुजरे और उसके रिजल्ट में ये कन्वर्ट हो गए दो डॉटर बैक्टीरिया में. लेकिन जब दो डॉटर बैक्टीरिया बन गए तो वो जुदा नहीं हुए, वो हमेशा ग्रुप ऑफ टू में रहे. समथिंग लाइक इट, वन बॉल एंड द अदर बॉल. अब ये दो बैक्टीरिया साथ साथ रह रहे. अगर दो बैक्टीरिया साथ साथ मिलकर रहें तो हम इनकी हैबिट को डिप्लो के नाम से याद करते हैं. अगर ये दो बॉल्स हैं तो ये डिप्लो कोकाई हैं, और अगर ये दो रॉड्स हैं तो ये डिप्लो बेसिलाई. मीन टू से कि इनकी दो पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं कि ये डिप्लो कोकाई भी हो सकते हैं और ये डिप्लो बेसिलाई भी हो सकते हैं. स्टूडेंट्स, इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप लोगों ने यहां पे प्लेन ऑफ डिवीजन को बहुत गौर से देखना है. मिसाल के तौर पे इस वाले केस में तो जैसे मर्जी कट प्रोड्यूस हो, बैक्टीरियम इस तरह ही एग्जिस्ट करेंगे. लेकिन अगर ये हो आप लोगों के पास एक बैसिलस, तो ये ऐसे डिवाइड करें. फॉर एग्जांपल अगर एट राइट एंगल टू इट्स लेंथ, अपनी लेंथ के 90 डिग्री के ज़ाविये पे अगर डिवाइड हो, तो इसके रिजल्ट में जो ऑर्गेनिज्म क्रिएट होगा जाहिर है वो इस तरह का होगा, और इसको हम लोग यही बोलते हैं व्हाट? डिप्लो बेसिलाई. राइट स्टूडेंट्स. अब ये जो डिप्लो बेसिलाई है, क्या ये इस पर्टिकुलर तरीके से भी डिवाइड कर सकता है? जरा गौर से देखिए, क्या डिप्लो बेसिलाई इस तरीके से डिवाइड कर सकता है? तो आंसर इज नो. यानी कि हमें इतने लंबे अरसे के रिसर्च के बाद कोई ऐसा पेयर ऑफ बेसिलाई नहीं मिला जो इस फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा हो. इस फॉर्म वी कैन नॉट फाइंड, हम नहीं ढूंढ सके इसको. सो ये इस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं. इसका मतलब है कि जो बेसिलाई हैं वो हमेशा हॉरिजॉन्टल वर्टिकली डिवाइड करते हैं, हॉरिजॉन्टली डिवाइड नहीं करते. फिर अगर हम कंटिन्यू करें स्टूडेंट हैबिट को, तो ऐसा भी हो सकता है कि बैक्टीरियम रहे इन अ ग्रुप ऑफ 4. फॉर एग्जांपल ये मेरे पास बैक्टीरियम था एक, इसने डिवाइड किया ऐसे, तो उसके रिजल्ट में प्रोड्यूस हो गए ये और ये, राइट. और अगर अब ये डिवाइड करें इस फॉर्म में ऐसे, मीन एट राइट एंगल टू द फर्स्ट डिवीजन, तो इससे मेरे पास बनेगा क्या? ग्रुप ऑफ 4. ये पहले वाले थे और इनके ऊपर बन गए फॉर एग्जांपल 2 और. डिवाइड हुए ये, तो जो ओल्ड है वो नीचे रह गए, जो नए बने हैं वो ऊपर चले गए फॉर एग्जांपल. तो इस ग्रुप ऑफ 4 को बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड बोल रहा हूं, जैसे मैं बोल रहा हूं कोप्लेनर, कि वो एक ही प्लेन के ऊपर 4 इकट्ठे एग्जिस्ट कर रहे हैं. इसे हम लोग नाम देते हैं स्टूडेंट्स व्हाट? टेट्राड. राइट. और अब हम करेंगे आज की आखिरी बात. स्टूडेंट ये है कि अगर ये ग्रुप ऑफ टेट्राड
फिर इसके ट्राइटेंगल डिवाइड हो, मीन टू से ये मेरे पास 4 बॉल्स हो गए हैं। अगर आप मेरे हाथों की मूवमेंट अंडरस्टैंड करें, 1 2 3 और 4, और अब मैं इनको सेंटर से कट कर दूं, चारों को इकट्ठा, तो क्या होगा स्टूडेंट्स, अब ये 8 बॉल्स बन जाएंगे। लेकिन अब ये कोप्लेनर नहीं रहेंगे, इनकी एक और डायमेंशन डेवलप हो जाएगी, मींस थर्ड डायमेंशन डेवलप हो जाएगी, और उसके रिजल्ट में अब ये प्रोड्यूस होगा ऑर्गेनिज्म कुछ इस तरह से 1 2 3 एंड 4। फॉर एग्जाम्पल ये वो वाले बैक्टीरिया हैं जो पहले एग्जिस्ट कर रहे थे, तो डिवाइड करने के बाद यहां पे डेवलप हो जाएंगे क्या स्टूडेंट्स, 4 नए बैक्टीरियम से इसका ये बना, इससे हमारे पास ये बना, और इसको तो हम शो नहीं कर सकते, और जो इससे बना वो ये था, और उसके रिजल्ट में अब ये मेरे पास एक टेट्राड बन गया है। यू मे सी इट समथिंग लाइक इट, ये नाउ इट इज अ 3D स्ट्रक्चर। अब ये जो मेरे पास एक 3D ग्रुप ऑफ 8 बना है, इसे हम लोग नाम देते हैं सार्सिना। सार्सिना, इट इज ग्रुप ऑफ 8, राइट। और जो ग्रुप ऑफ 8 है ये बेसिकली 3D इन इट्स अपीयरेंस। और इंपॉर्टेंट बात स्टूडेंट्स ये है कि सम टाइम ऐसे होता है कि ये जो मेरे पास बैक्टीरिया है जिसे हम पर्टिकुलरली कोकाई का नाम दे रहे हैं, ये कीप ऑन डिवाइडिंग इन द सेम प्लेन। हैबिट की बात है, इस तरह डिवाइड हुए 2 बन गए, ये दोनों फिर इस तरह डिवाइड हुए, तो फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स मेरे पास 4 बन गए। ये एक दफा फिर डिवाइड हुए, तो फिर क्या हुआ स्टूडेंट्स, मेरे पास ग्रुप ऑफ 8 बन गया, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब ये वाले बैक्टीरिया एक स्ट्रैप की तरह से अरेंज है। स्ट्रैप से मुराद मेरे पास ये है कि जैसे घड़ी का मेरा स्ट्रैप है तो एक ही प्लेन पे होता है, तो इसे हम बोलते हैं स्टूडेंट्स व्हाट, स्ट्रेप्टोकोकाई और स्ट्रेप्टोबैसिलाई। तो स्ट्रेप्टो का मतलब है अरेंज्ड इन द लीनियर ऑर्डर, एक चेन की फॉर्म में अरेंज है, तो हम इसे बोलते हैं स्ट्रेप्टोकोकाई। स्ट्रेप्टो व्हाट, कोकाई। तो स्ट्रेप्टोकोकाई में देयर इज अ चेन ऑफ व्हाट बॉल्स। और अगर हम एक और लास्ट कॉन्सेप्ट को देखें जरा, तो उस वाले केस में स्टूडेंट ये होता है कि बाज़ का जो खास तौर पे कोकाई हैं वो ब्लाइंडली, मैं वर्ड यूज कर रहा हूं उसके लिए, आप लोगों की नजर कर रहा हूं, अन्नेवा मींस इन एनी डायमेंशन ग्रो कर जाते हैं। मिसाल के तौर पे उसको यहां पर अंडरस्टैंड करते हैं, इस कॉन्सेप्ट को ऊपर लेके जा रहा हूं मैं यहां से आप लोगों के लिए। ये बैक्टीरियम था, इसमें यूं डिवाइड हुआ फॉर एग्जाम्पल, तो इसके डिवाइड होने से ये वाले 2 सेल बन गए, राइट। ये फिर डिवाइड हुए फॉर एग्जाम्पल, तो ये 4 सेल बन गए। उसके बाद ये जो सेल था ये यूं डिवाइड हुआ, और ये जो सेल है फॉर एग्जाम्पल ये भी यूं डिवाइड हो गया, और उसके रिजल्ट में अब स्ट्रक्चर कुछ इस तरह की बन गई, राइट। और अगर ये कॉन्टिन्यूस डिवाइड करता है फॉर एग्जाम्पल ऐसे, और ये डिवाइड करता है ऐसे, तो इसके रिजल्ट में ये 2 सेल ऐसे बनेंगे और ये वाले 2 सेल ऐसे बन जाएंगे। अब अगर डिवीजन मेरे पास खास तौर पर ऐसी होगी एसिमेट्रिकल, कोई तरतीब रही नहीं उसके अंदर, तो उससे मेरे पास जैसे अंगूर का गुच्छा होता है वैसे नेटवर्क एक जाल की तरह से बन जाएगा क्या, बंच ऑफ बैक्टीरिया, जिसे हम नाम देते हैं व्हाट, स्टेफिलोकोकाई। तो स्टेफी का मतलब होता है स्टूडेंट्स नेटवर्क। तो जो स्टेफिलोकोकाई बैक्टीरिया हैं वो, उनकी हैबिट क्या है कि वो बगैर किसी तरतीब के एसिमेट्रिकल वे में क्या करते रहते हैं, डिवाइड करते रहते हैं, और बन जाता है व्हाट, स्टेफिलोकोकाई। तो हम लेक्चर पे कंक्लूड कर रहे हैं कि बैक्टीरिया हो सकते हैं 3 मेजर टाइप्स के, जिसमें से एक है बैसिलाई, एक है हमारे पास कोकाई, और एक है मेरे पास पायरेलम। अरेंजमेंट के लिहाज से, हैबिट के लिहाज से जो मोस्ट डाइवर्स बैक्टीरिया नजर आते हैं हमें, वो है कोकाई। बिकॉज कोकाई वर्टिकली भी डिवाइड कर सकते हैं, हॉरिजॉन्टली भी डिवाइड कर सकते हैं, और किसी खास तरतीब से भी डिवाइड कर सकते हैं, और ब्लाइंडली भी डिवाइड कर सकते हैं। अगर एक ही तरतीब से डिवाइड होते रहे तो दे विल ईदर मेक डिप्लोकोकस और स्ट्रेप्टोकोकस, और अगर ये ब्लाइंडली डिवाइड हुए तो दे विल गिव राइज टू व्हाट, स्टेफिलोकोकस। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि बैसिलाई हमेशा सिर्फ हॉरिजॉन्टली वर्टिकली डिवाइड करते हैं एज एट राइट एंगल टू देयर लेंथ, और वो हमेशा स्ट्रेप्टोकोकस या स्ट्रेप्टोबैसिलाई और स्ट्रेप्टो और डिप्लोबैसिलाई बनाते हैं।
राइट, डिप्लोबैसिल हो सकते हैं या फिर स्ट्रेप्टोबैसिलाई हो सकते हैं। यानी कि हमारे पास किसी भी सूरत में स्टेफिलोबैसिलाई बैक्टीरिया एग्जिस्ट नहीं करते, बिकॉज के स्टेफी का मतलब नेटवर्क है जो एबनॉर्मल डिवीजन से हो रहा होता है, और बैसिलाई बहुत ऑर्गेनाइज बैक्टीरिया जो हमेशा एट राइट एंगल टू देयर लेंथ डिवाइड करते हैं। राइट स्टूडेंट्स, और इसके बाद हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। सो कीप एवरीथिंग इन योर माइंड, बिकॉज एवरी इंफॉर्मेशन इज बेसिकली 1 मार्क, और ये वो मार्क हो सकता है जो आप लोगों को किसी मेडिकल कॉलेज में लेके जा सकता है। सो कीप एवरीथिंग इन योर माइंड, टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ, बाय बाय।